नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए अनिमेश पारेख का। यह वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हाल फिलहाल मुझे कोलकाता, पुराने समय के कलकत्ता जाने का मौका मिला और वहां मैं गया एक खास जगह पर जिसे कहते हैं नेताजी भवन। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेताजी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता एक गवर्नमेंट लीडर थे, गवर्नमेंट एडवोकेट थे, और जब उनका ट्रांसफ़र कलकत्ता हुआ तब वह इस घर में शिफ्ट हुए। यह घर गवाह है काफ़ी सारी चीज़ों का। नेताजी की स्कूलिंग, नेताजी का कॉलेज, ये सारी पढ़ाई नेताजी ने यहाँ की। और उन्हीं में से एक इंसिडेंट जिसे कहा जाता है द ग्रेट एस्केप, वो इंसिडेंट भी इसी घर पे हुआ और यह घर, इस घर की दीवारें उन सब चीज़ों की गवाह है। उसी के इंसिडेंट के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में एक किताब के द्वारा जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि लिखी है उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने, जो कि उनके बड़े भाई शरद चंद्रा के बेटे थे। ये एनबीटी इंडिया की प्रकाशन किताब है। इसी में से इस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें उस जगह के कुछ तस्वीरें भी जोड़ूंगा जिससे कि आप इस पूरे इंसिडेंट को और अच्छे से जी सकें। तो कहानी कुछ ऐसी है कि शुरुआत से ही नेताजी का कहना था कि भारत का इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, दो तरीके हैं इस स्वतंत्रता को पाने के। पहला कि एक मास लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस, जहाँ ना हम अंग्रेजों से कुछ खरीदे, ना उनको किसी भी तरह से किसी भी उनके रूल को फॉलो करें, या दूसरा कि हम विद्रोह करके, लड़ाई करके इसको जीतें। वह शुरुआत से चाहते थे। उन्होंने देखा करके कि डिसोबीडियंस का जो तरीका था वह काम नहीं कर रहा था, तो दूसरा तरीका कि लड़के इस जीत को हासिल किया जाए, वो इस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे। शुरुआत से वह चाहते थे कि अब्रॉड जाके और बाहर से कुछ मदद लेकर वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़े। पहली जो इसकी उन्होंने कोशिश की वो फर्स्ट हाफ 1939 में करी, जब वह चाइना जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर से पासपोर्ट मांगा, जिसके लिए उन्हें मना कर दिया गया। साथ ही साथ जो चंकिंग, जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी है चाइना में, वहाँ पर भी उन्होंने भी उनको पॉलिटिकल रिफ्यूज का दर्जा देने से मना कर दिया, क्योंकि एंग्लो चाइना ट्रीटी थी जिसका उन्हें रिस्पेक्ट करना था। मीनवाइल क्या होता है कि भारत में सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट होता है। फ्रंट ब्लॉक जो करता है अप्रैल 1940 के आसपास, और उसी में सुभाष चंद्र बोस भी एक अपना कैंपेन शुरू करते हैं कोलकाता में, कि कोलकाता में एक हॉलवेल मॉन्यूमेंट है, उसे हटाने के लिए। इस हॉलवेल मॉन्यूमेंट की कहानी यह है कि साल 1756 में कुछ ब्रिटिश प्रिजनर्स को एक ब्लैक होल नाम से एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा गया, और जहां घुटन से वो लोग मर गए। उन लोगों को एज अ शहीद दिखाते हुए ये साहब जो हॉलवेल थे, उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया, जिसको सुभाष का कहना था कि वह जो मॉन्यूमेंट थी वह काफ़ी गलत तरह से दर्शाती थी जो बंगाल के आखिरी राजा थे सिराजुद्दौला, उनके जीवन को। वो काफ़ी गलत तरह से दर्शाती थी कि उन्होंने, जो बंगाल के आखिरी राजा थे, उन्होंने काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया। इसलिए वो इस मॉन्यूमेंट को हटाना चाहते थे। और इसी कैंपेन में मुस्लिम और हिंदू दोनों यूथ ने उस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी सत्याग्रह के दौरान उनको कस्टडी में लिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत, और उनको प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। जब वह जेल में थे उसी दौरान डक्का कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि ईस्ट बंगाल में थी, वहां से वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीत जाते हैं, वो भी अनअपोज्ड। जो ब्रिटिशर्स थे तब तक सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रही। अब वह जेल में है, इसी दौरान उन्हें यह भी लगता है कि मैं जेल में अगर शांति से रहूँगा तो जो लड़ाई है मेरी भारत को स्वतंत्र कराने की, वह काम नहीं कर पाएगी। अगर मैं जेल में इनएक्टिव रहूँगा तो वह सही नहीं रहेगा। साथ ही साथ उन्हें पता था कि यहाँ इस समय पे वॉर या एक युद्ध से ही जीता जा सकता है। यहाँ यह भी समझने की बात है, यह भी ध्यान रखने की बात है कि इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, क्योंकि 1940 का समय है।
तो वह कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ से किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलूं और फिर बाहर से मैं मदद मांगूं। इसके लिए वह डिसाइड करते हैं कि मैं एक अनशन शुरू करूंगा, एक फास्ट चालू करूंगा, जिसके लिए वह सरकार को एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर काफ़ी फेमस है और ये लेटर वहाँ उनके घर के सामने मार्बल में एनग्रेव्ड होकर भी लगाया गया है। इस लेटर में काफ़ी प्रेरणादायक शब्द हैं। वह लिखते हैं कि दो देयर मे बी नो इमीडिएट टेंजिबल गेन, नो सफरिंग, नो सेक्रीफाइस इज एवर फ्यूटाइल इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, एवरीथिंग perishes and will perish, but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea, but that idea after his death incarnates itself in 1,000 lives. और इसी के बाद काली पूजा के दिन नवंबर 1940 में वह अपना फास्ट चालू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में थी, उनकी खास हिदायत होती है कि नेताजी को जेल से बाहर नहीं भेजना है जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और इसमें बंगाल की सरकार बिल्कुल निर्धारित कर रखा होता उन्होंने कि हाँ, हम नहीं भेजेंगे। लेकिन जैसे ही फास्ट को होते होते एक हफ्ता हो जाता है, तब उनकी चिंता बढ़ती है, क्योंकि नेताजी की तबीयत बिगड़ना चालू होती है। और तब वह नेताजी को वहाँ से निकलने की मंजूरी दे देते हैं। वहाँ उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम उन्हें वापस रीअरेस्ट कर लेंगे जैसे ही उनकी हेल्थ ठीक होती है, और वह इसे कैट और माउस की पॉलिसी कहते हैं। नेताजी जाने के दौरान वहाँ से गांधी जी को एक आखिरी पत्र लिखते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी अगर अनकंडीशनल कोऑपरेशन मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट होती है तो मैं उसका पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। साथ ही साथ वह कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में ऐसा लगता है कि कई जगह कुछ मतभेद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और मैं चाहूंगा कि बंगाल में जो दो गुट हो गए हैं आप उनको ठीक करें। जिसमें गांधी जी रिप्लाई करते हैं कि हमारे और आपके बीच में कुछ तरह के डिफरेंसेस हैं, और जब तक ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएं और हम एक दूसरे के व्यू को पूरी तरह से सहमत ना कर लें, तब तक हमारा अलग अलग बोट में सवार होकर तैरना ही सही है। अब इसी दौरान जब अपने घर पे पहुंच चुके हैं, तब वह अपना एस्केप कि अब मैं कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके चंगुल से निकलूंगा, इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए वह दो लोगों को चुनते हैं। पहले उनके यंग नेफ्यू, भतीजे, जिन्होंने किताब लिखी है, सिरसिर कुमार बोस, जो कि शरद चंद्रा जो उनके बड़े भाई थे उनके बेटे थे उन्हें, और दूसरा मियाँ अकबर शाह जो कि उनके क्लोज एसोसिएट थे पेशावर। वह दोनों मिलके एक पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वह अपने घर से निकले। इसमें वह एक कहानी बनाते हैं कि हम एक ऐसी कहानी फैलाएंगे कि जो नेताजी हैं वह एक रिलीजियस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सिक्लूजन चाहिए। वह घर के बाकी सारे मेंबर से मिलना नहीं चाहते और अलग से रहकर कुछ दिन उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए मियाँ अकबर शाह जो उनके पेशावर के दोस्त थे वह भी वहाँ आते हैं, और ऐसा डिसाइड होता है कि नेताजी को एक नाम दिया जाएगा जो कि होगा मोहम्मद जियाउद्दीन, और वह एक ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंट के रूप में ट्रैवल करेंगे। और जहाँ मेजरली इनका प्लान होता है कि यह यहाँ के घर से निकल के इनको एक पूरे रास्ते के थ्रू जाते जाते अफगानिस्तान पहुँचना है, जिसके बाद वह आगे वहाँ से यूएसएसआर से होते हुए बर्लिन जाना चाहते थे। इसके लिए एक तारीख डिसाइड की जाती है, और 16 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र के जो नेताजी का जो परिवार है वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है कि ऐसे नेताजी एक रिलीजियस सेक्लूजन के लिए शांति में अपने घर में बैठना चाहते हैं, तो कोई भी परिवार में उनको डिस्टर्ब ना करे। कुक को भी ये निर्देश दे दिया जाते हैं कि आपको एक जगह पे लाके खाना रख देना है और उसके कुछ देर बाद आके वहाँ से खाना ले जाना है। पूरे कमरे की हर तरफ से ढक दिया जाता है, खिड़कियों पे पर्दे लगा दिए जाते हैं। और उसी रात 9 बजे सिसिर जो है वो आ जाते हैं एक जर्मन व्हीकल वॉन्डरर, जिसमें सुभाष को लेकर वह आगे पूरी जर्नी तय करने वाले थे। उसी में सामान जिसपे MZ एनग्रेव, जो कि उनको नाम दिया जा रहा है मोहम्मद जियाउद्दीन, ऐसे एनग्रेव करके उसमें ब्रीफकेस वगैरह सामान वगैरह दे दिया जाता है। और रात को 1:30 बजे
17 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1941 को वह वहां से निकलते हैं। वहां से निकल के पूरी रात ड्राइविंग करके सुबह लगभग 9 बजे के आसपास वह आसनसोल से थोड़ा और आगे बरारी नाम की जगह पहुंचते हैं, जो धनबाद से कुछ ही माइल्स पे दूरी पे थी। बरारी में शरद चंद्रा के बड़े बेटे अशोक रहा करते थे और उनके घर से कुछ मील पहले ही वह शिशिर चंद्रा नेताजी को वहां उतार देते हैं और अकेले गाड़ी लेके अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अशोक जी के घर से कुछ समय बाद नेताजी वहां एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अशोक जी के घर पहुंचते हैं और वहां वो पूरा नाटक इसी तरह से दर्शाया जाता है नौकर और बाकी सारे लोगों के सामने कि ये एक एजेंट है जो कि एक गेस्ट है। वो वहां उनके गेस्ट हाउस में रुकते हैं और अगले दिन वहां से आगे बढ़ते हैं गोमोह की तरफ और गोमोह से दिल्ली कालका मेल लेते हैं। इसके बाद प्लान जो होता है कि दिल्ली कालका मेल लेके वह दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से फ्रंटियर मेल लेके वह पेशावर पहुंचेंगे और इसी रूप में 19 जनवरी 1941 को वह पेशावर पहुंचते हैं, जहां उनके मित्र जिनका हमने जिक्र किया वह वहां पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं, श्रीमान अकबर शाह। आगे की कहानी ऐसे बढ़ती है कि वहां रहने के लिए अब ये पूरा उन्होंने सफर एक मोहम्मद जियाउद्दीन एक मुस्लिम के रूप में किया। अब वह पेशावर पहुंच चुके हैं। वहां वह एक पठान के रूप में रहते हैं। उनको पठान की वेशभूषा और एक पठान कैसे समाज में रहता है और कुछ सोशल जो जेस्चर्स है, कस्टम्स है, उससे उनको अवगत किया जाता है और इसके बाद वह वहां से आगे निकलते हैं। अब इस पूरी जर्नी में उनको अफगानिस्तान के एक दूसरे बॉर्डर पे पहुंचना है, काबुल से और आगे पहुंचना है, जहां से वह यूएसएसआर में एंटर करना चाहते हैं। इसमें उनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती है। इसमें ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग के दौरान वह थक ना जाए तो उनको एक खच्चर म्यूल भी दिया जाता है। इस म्यूल में यात्रा के दौरान वह फिसल के गिर भी जाते हैं। फिर आगे जाके वह एक श्राइन जो अद्दा शरीफ जलालाबाद की एक श्राइन है वो वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वह काबुल पहुँचते हैं। काबुल में जाके एक छोटी सी एक जगह पर वो रहना चालू करते हैं जो कि एक सराय थी। ऐसे ही उस सराय में रहते रहते वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक ह्यूमन काफ़ी मुश्किल से रह सकता था और खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें थी, जिसके लिए वह मेजरली एक ब्रेड और चाय का ही सहारा लिया करते थे। इस दौरान सुभाष चंद्र नेताजी को यह एहसास होता है कि वह ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से तो दूर आ गए हैं, लेकिन अगले 45 दिन वो भी एक ऐसी इनहॉस्पिटेबल जगह पर अफगान पुलिस और ब्रिटिश एजेंट से बच के उनसे छुप के उन्हें रहना पड़ा या रहना पड़ेगा, जो उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन आगे अगले 45 दिन उनको वहाँ रहना पड़ता है। और इस दौरान वे काफ़ी कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके मॉस्को में सोवियत यूनियन में अपनी बात कर सकें कि क्योंकि अगला जो बॉर्डर है उस दौरान अफगानिस्तान के तुरंत बाद पूरा सोवियत इलाका चालू होता था। इसके लिए वह किसान कीर्ति पार्टी जो कि पंजाब की एक पार्टी थी उसके थ्रू मॉस्को में काफ़ी कांटेक्ट कर चुके थे, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। यह 45 दिन का समय काफ़ी लंबा भी था और वह काफ़ी पॉलिटिकल एजेंट्स, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उन्होंने बातचीत की। आखिरी में इटली, जर्मनी और यूएसएसआर यहाँ के ऑफिशियल से बात करके एक सॉल्यूशन निकलता है कि वह यात्रा करेंगे पूरे यूएसएसआर से होते हुए, जहाँ पर इस पूरी यात्रा के दौरान वह एक इटालियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर यह पूरी यात्रा को करेंगे। और इस पूरी में करते करते वह समरखंड और फिर समरखंड के बाद मॉस्को जाते हैं ट्रेन से और मॉस्को में से बर्लिन 2 अप्रैल 1941 को वह पहुंचते हैं। और ऐसे करके उनका जो पूरा ग्रेट एस्केप था वह ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जब भी आप कभी कलकत्ता आएँ तो ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिए। नेताजी भवन जो कि काफ़ी नज़दीक है नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन के, वहाँ से आपको लगभग 10 से 15 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। उस जगह पर वह कार भी स्थित है जिसमें उनके
भतीजे शिशिर चंद्र बोस उनको लेके जाते हैं। वह कमरा जहाँ वह रुकते हैं, जहाँ वह रहते हैं अपने उस घर में, उस रिलीजियस सिक्लूजन के दौरान, वह स्टेयरकेस और उस तरफ जाने का वो पूरा गलियारा सब है। वहाँ इवन वो पदचिन्ह भी बनाए गए हैं कि इस कमरे से लेके इस स्टेयरकेस को यूज करते हुए वह कार जो यहाँ खड़ी थी इसके थ्रू वह गए थे गोमोह की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यह पूरा जो द ग्रेट एस्केप था उसको आप लोगों तक पहुंचा पाया। आपको मौका मिले तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़िए और प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। हम मिलते हैं आगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।